राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूँ बाबा रामदास और आज मेरे साथ मेरे सहयोगी भाई कुमार श्रीकांत जी और बड़े भाई ओमकार चौधरी जी जुड़ गए हैं। सर, आज के इनॉग्रल शो में आपका स्वागत है। ओमकार सर, बहुत बहुत धन्यवाद ये स्नेह प्रदर्शित करने के लिए। और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार, श्रीकांत जी को भी नमस्कार। नमस्कार सर, जय श्री राम। सर आज 2-3 मुद्दे हैं, उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि जितनी भी एंटी इंडिया फोर्सेस हैं, स्पेशली जो इस्लामो लेफ्टिस्ट जिनको कहा जाता है और जो धुर भारत विरोधी हैं, वो सब एक साथ उमर खालिद के समर्थन में आके खड़ी हो गई हैं। अभी इनॉग्रेशन हुआ है ज़ोहरान ममदानी साहब का। उन्होंने बाकायदा चिट्ठी लिख दी है कि अरे भाई, इतना अच्छा लड़का है, इतना पढ़ा लिखा है, इतना बड़ा स्कॉलर है, क्या हुआ, थोड़ा बम ही तो दंगे करवा रहा था, थोड़े से लोग मर गए, थोड़े से लोग इसने दंगे करके मरवा दिए, तो क्या अब आप इस बेचारे को जेल में डाल देंगे? हैं? मतलब अब इतना बड़ा स्कॉलर है, 2-4-10 जगह आगजनी, तोड़फोड़, दंगा, बलवा भी नहीं करा सकता। छोड़िए आप छोटे छोटे क्राइम्स पे अब आप लड़कों को बंद कर देंगे। अरे भाई, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। तो साहब ज़ोहरान ममदानी साहब उमर खालिद के लिए बैटिंग कर रहे हैं, पूरे जोर शोर से बैटिंग कर रहे हैं और न्यूयॉर्क के मेयर हैं सर। तो सर क्या, और इस बीच खबर ये आ गई कि आज एक चौथे हिंदू, निरीह, निर्दोष, निरपराध एक चौथे हिंदू व्यक्ति की बंगाल में हत्या कर दी गई। हालांकि घटना तो वो 31 तारीख की है। पहले उस पे उसको पीटा गया, उसको तलवारों से हमला किया, उस पे उसको आग लगा दी गई। वो अपनी जान बचाने के लिए भाग के एक तालाब में कूद गया, फिर उसको लोकल अस्पताल में। अच्छा, जिले का नाम क्या है? बांग्लादेश में जिले का नाम क्या है? शरीयतपुरा। नाम कितना शानदार है, शरीयतपुरा। उस शरीयतपुरा में शरीयत का पालन करते हुए उसको पहले पीटा, फिर तलवारों से काटा, फिर जिंदा ही आग लगा दी। वो किसी तरह जान बचा के तालाब में कूदा, फिर उसको पहले शरीयतपुरा के सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया और फिर ढाका रेफर किया गया, जहां उनका आज देहांत हो गया। उनका नाम है खोखन चंद्र दास। और इनके लिए सर ज़ोहरान ममदानी या किसी भी इस्लामिस्ट के मुंह से एक शब्द नहीं फूटेगा। तो ओमकार सर, आपका ओपनिंग रिमार्क सर। आज एक और घटना हुई है बाबा जी। कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल। वहां किसी पत्रकार ने पूछ लिया कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर जो लगातार हमले हो रहे हैं, इस पर आपकी साइड क्या है, आपका पक्ष क्या है? प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ करके भाग गए दोनों। ये वो लोग हैं जो गाजा को लेकर के माइक से चिपके रहते थे और घंटों घंटों आंसू बहाते थे। ये वो लोग हैं जिनकी नेत्री फिलिस्तीन का एक थैला लटका करके पार्लियामेंट जाती हुई दिखाई दी थी, बैलेंस करने के लिए। हालांकि उन्होंने पार्लियामेंट में बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसका मुद्दा भी उठाया, क्योंकि उनकी बहुत आलोचना हो गई थी उस समय जब फिलिस्तीन का वो थैला लेकर के निकली थी। जहां तक आपका ये कहना है बाबा जी कि साहब ये ममदानी और जितने इस्लामिस्ट हैं, इनकी जबान क्यों बंद हो जाती है जब हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं या अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होते हैं? तो आप तो बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं, हमारे दर्शक वाकिफ हैं कि इनकी आसमानी किताब में क्या लिखा है।
तो ये आसमानी किताब से इधर या उधर थोड़ा जाएंगे। ये किसी काफिर को अगर कत्ल किया जा रहा है, अगर उसके साथ इस तरह की हरकतें की जा रही है, तो उसकी निंदा क्यों करेंगे? ये तो खुशियां मनाते हैं इन चीजों की। तो ये जो गंगा जमुना तहजीब वाली जो फलसफा हमारे कुछ हिंदू लोग भी, हिंदू लीडर भी इसको बार बार दोहराते हैं, पर ये सब एक तो एक तरफा है, दूसरे ये है कि गंगा अगर हिंदू है तो यमुना भी तो हिंदू ही है भाई, वो कहां से मुसलमान हो गई? तो ये उदाहरण ही जिसने दिया है वो बहुत ही वाहियात है, उसकी सोच वाहियात है। बहरहाल आपने ममदानी का जिक्र किया, आपने चिट्ठी का जिक्र किया, उनके पिताजी का नाम लेना आप भूल गए तो मैं ले देता हूं। तो ये कासिम रसूल इलियास हैं, ये सिम्मी के सीनियर मेंबर रहे हैं साहब। जो आतंकवादी संगठन था उसको जब प्रतिबंधित किया गया तो इन्होंने एक वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से राजनीतिक दल बनाया। 2019 में मुर्शिदाबाद से चुनाव भी लड़ा। तो उमर खालिद के जो अब्बा जान हैं वो ऑलरेडी सिम्मी के सदस्य रहे हैं साहब, और इसी तरह की गतिविधियों में ये शामिल रहे हैं। ये तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से भी जुड़े रहे हैं, ये प्रवक्ता रहे हैं, ये वकालत करते रहे एक तरीके से इन्हीं सब चीजों की। तो जैसा बाप वैसा ही पूत, उसमें अंतर क्या है? तो सबसे पहले तो ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि ये न्यूयॉर्क पहुंच कैसे गए, ममदानी से मिले क्यों, और ममदानी से ये चिट्ठी नुमा 4 लाइनें लिखवा करके लाए क्यों? और अब तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि ममदानी ने ही हमें सलाह दी थी कि कांग्रेस के कुछ मेंबर्स से आप मिलिए, और नाम भी ममदानी ने दिए इनको कि ये 7-8 मेंबर हैं यहाँ की पार्लियामेंट के, वो सब डेमोक्रेट, उनसे आप मिलिए, वो आपकी मदद करेंगे और मैं भी मदद करूंगा। भाई आप क्या मदद करेंगे? तुम क्या मदद करोगे? तुम्हारी औकात क्या है? तुम अमेरिका के किसी शहर के एक मेयर मात्र हो। अगर हमारे यहाँ का, अहमदाबाद का या मुंबई का या मेरठ का या बनारस का या लखनऊ इलाहाबाद का, प्रयागराज का कोई मेयर न्यूयॉर्क के किसी दंगे में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के प्रति एकजुटता प्रदर्शित करे या उसके साथ खड़े होने का दावा करे, आह्वान करे, तो कैसा लगेगा अमेरिका को, अमेरिका की सरकार को, ट्रंप सरकार को? ये वैसी ही हरकत है। ये लोग एक्चुअल में जो उम्मा होता है ना, उसमें कई बार जो एक राजनयिक मर्यादा होती है, जो एक गरिमा होती है, जो एक कूटनीतिक सम्मान होता है, और हमारा देश भी लोकतांत्रिक है और अमेरिका भी लोकतांत्रिक है, तो दो लोकतंत्र के बीच में अगर सम्मानजनक कूटनीतिक रिश्ते नहीं रहेंगे, उनको कुचल दिया जाएगा, मर्यादाएं भंग कर दी जाएंगी, और इस तरीके से यूएपीए में बंद किसी अपराधी के प्रति एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए आप चिट्ठियां लिखने लगेंगे, तो फिर तो कुछ बचेगा नहीं ना। क्या बचेगा फिर? दूसरी बात बाबा जी, ये चिट्ठी लिखी गई थी 9 दिसंबर को। उमर खालिद के बाप ने ही कल स्वीकार किया एएनआई के साथ या दूसरी एजेंसी के साथ बातचीत करते हुए कि हम 9 दिसंबर को मिले थे उनसे। 9 दिसंबर को उन्होंने ये 4 लाइनें लिखी एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए कि हम सब आपके साथ खड़े हैं उमर खालिद, और हम आपके विचारों का बड़ा सम्मान करते हैं।
अब उमर खालिद के विचार क्या हैं ये तो अब पूरा देश जान चुका है, दुनिया जान चुकी है। ये मक्कार नहीं जान पाए हैं या जानते बूझते हुए भी उनको छिपाते हैं। जो कश्मीर को भी भारत से अलग करना चाहते हैं, जो तरह तरह के आरोप लगाते हैं हमारी व्यवस्थाओं पर, हमारे जो लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके ऊपर, जो देश में शांति भंग करना चाहते हैं। क्या था आरोप, क्या थे इन पर? जो आरोप पत्र दाखिल किया गया है कोर्ट में उसको जरा पढ़ लें तो ये जोहरान ममदानी की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। उसमें बेहद संगीन आरोप लगाए गए हैं कि इनका एक्चुअल में इरादा सत्ता पलट का था, मोदी सरकार को चलता करने का था। एक बहुत बड़ी साजिश थी, केवल दिल्ली में दंगे कराने का इनका इरादा नहीं था, साजिश नहीं थी, पूरे देश में ये इसी तरह का वातावरण पैदा करना चाहते थे। इनके दूसरे साथी शरजील इमाम ने क्या कहा था चिकन नेक के बारे में? तो ये जिनको यूएपीए में और गंभीर धाराओं में बंद किया गया है, अमेरिका के किसी शहर का कोई मेयर, भले ही वो मेयर मीरा नायर का बेटा हो क्यों ना हो, वो अगर इस तरह की वाहियात बातें लिखता है, इस तरह की चिट्ठियां लिखता है, तो मुझे लगता है कि भारत सरकार को भी इस पर अपने कड़े ऐतराज व्यक्त कर देने चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि उमर खालिद का बाप कासिम रसूल इलियास और इसकी मां साहिबा खानम ममदानी से जाकर के क्यों मिले, उससे जाकर के गुहार क्यों लगाई कि आप हमारी मदद करिए, हमारा बेटा 5 साल से जेल में बंद है। वो सरहद पे लड़ाई लड़ने गया था क्या? उसको उठा करके जेल में डाल दिया। उसके कारनामे क्या थे जो उस पर यूएपीए लगा हुआ है? और क्या आपको भारत के संविधान पर, भारत के कानून पर, भारत की न्याय व्यवस्था पर कोई भरोसा नहीं है कि आप अमेरिका में भीख मांगने चले गए, एक शहर के चयनित, तब तक तो शपथ भी नहीं ली थी, उससे भीख मांगने चले गए कि हमारी मदद करिए? बहुत बड़े सवाल खड़े हुए हैं जी। मैं सर इससे पहले कि श्रीकांत भाई को इनवाइट करूं, मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि ये ममदानी की जो माँ है ना, हमारी जैसे जेएनयू की जो वामपंथीनें होती हैं, ये बेहतर जानते हैं कुमार भाई, ये बहुत तगड़ी वामपंथी थी और वो थी इथिस्ट थी। और सेक्युलरिज्म का कीड़ा ऐसा था कि एक कट्टर इस्लामिक रेडिकल व्यक्ति से शादी कर ली और उससे शादी करते ही सारा सेक्युलरिज्म जो है वो हवा हो गया। बेटा हुआ, बेटा कट्टर मुसलमान बना, बाप ने बेटे को कट्टर मुसलमान बनाया, उसको कोई सेक्युलर पहचान नहीं दी। और आज बेटा न्यूयॉर्क में मस्जिदों और मदरसों की कतार खड़ी करने जा रहा है और वहां पे शरीयत लागू करवाने की मांगे उठने लग गई हैं। कुरान तो हाथ में इससे लेकर पहले के कि सर शपथ मैं जरा ग्रहण किए, श्रीकांत जी को कुरान हाथ जरा में लेकर एक के मिनट उसने एक अपील करूंगा जी। मैं जरा दर्शकों से एक अपील कर, दर्शकों ये मेरी पुस्तक है दद्दा की खरी खरी, इसका मूल्य 600 रुपया है और इस पुस्तक की बिक्री से जो भी राशि प्राप्त होगी हमें, वह मेरे मंदिर और आश्रम में निर्माणाधीन, अभी तो निर्माण शुरू नहीं हुआ है, प्रस्तावित निर्माण होना है, गौशाला और बीमार अशक्त बूढ़ी घायल गायों, पशु, बैल, नंदी और हम सभी पशुओं की चिकित्सा के लिए एक छोटी सी यूनिट हम स्टार्ट करना चाहते हैं। आपका ये 600 रुपया इस पुस्तक के का मूल्य जो है उस गौशाला में एक योगदान होगा। इसके अलावा भी यदि आप गौशाला में कोई सहयोग करना चाहते हैं तो ये ऊपर क्यूआर कोड दिया है, नीचे जो ये नंबर चल रहा है इस पे आप अपनी सहयोग राशि भेज सकते हैं।
पुस्तक के लिए 600, इससे ज्यादा कम भी भेज सकते हैं। 7696409623 इस पे आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कर दीजिए और इसी नंबर पे अपना नंबर, अपना एड्रेस, फोन नंबर, पिन कोड वगैरह व्हाट्सएप कर दीजिए, जिससे कि हम आपको पुस्तक भेज सकें। श्रीकांत जी, सर, ये जितनी भी सेक्युलर वादी वामपंथिनियां होती हैं, ये जब मुसलमानों से शादी कर लेती हैं तो वहां फिर इनका सेक्युलरिज्म हवा हो जाता है। मीरा नायर का हो गया, एक हमारे यहां तवलीन सिंह होती थी, उन्होंने भी सलमान तासीर से जो है एक लड़का पैदा किया था, वो भी कट्टर मुसलमान ही निकला अंत में। ये क्या सर? और अब जोहरान ममदानी के जो कारनामे हैं, और एक चीज और है, एक सवाल और है श्रीकांत भाई, कि इन्होंने एक आतंकवादी को 200 साल की सजा दे रखी है। आपको याद होगा ट्विन टावर पे इससे पहले भी एक हमला हुआ था, 9/11 से पहले, उसके बेसमेंट में उसने बम लगा के उड़ा दिया था, उसको 200 साल की सजा दे रखी है। अगर हमारे यहाँ के मुसलमान कहने लगे यार बेचारे को 200 साल के लिए बंद कर रखा है तुमने, उसको छोड़ दो, तब इनको कैसा लगेगा? जी श्रीकांत जी। आपको और ओमकार सर को और तमाम दर्शकों को नमस्कार। दरअसल मैं उस खबर को लगातार देख रहा था, पढ़ रहा था, समझ रहा था। आप देखिए, ये जो न्यूयॉर्क के मेयर साहब चुने गए हैं, इन जब ये चुनाव में उतरे तब से लेकर जो लेफ्ट लिबरल गिरोह है वो लगातार लहालूट हो रहा था। और आप एक्स पे चले जाइए, तमाम सोशल मीडिया पे चला जाइए, वो इनको खुदा नहीं तो उससे कमतर भी नहीं मान रहे थे। लगातार इनके बारे में अपील कर रहे थे, लगातार एक्स इस व्यक्ति को लेकर भरा पड़ा था, लगातार इसके लेकर बात चल रही थी। जो ग्लोबल जॉर्ज सोरोस के तमाम लोग हैं, वो लगातार इसको बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो उसके बाद आपको पता है किस तरीके से ट्रंप ने कहा कि मैं राष्ट्रपति हूं, वीटो का इस्तेमाल करके तुम्हें जब चाहूं जब निकाल सकता हूं। उसके बाद ट्रंप के खिलाफ लोग मतलब लगे। उसके बाद साहब ये जीत गया, और जीतने के बाद किस तरीके से आरफा खानम शेरवानी हो, वायर हो, टायर, जो भी तमाम न्यूज पोर्टल्स हो, उन्होंने इसको सीधे सीधे रातों रात बता दिया कि साहब ये एक तरीके से जोहरान ममदानी जो है वो एक नया क्रंच है। और ये पूरे अमेरिका नहीं, पूरे यूरोप में ऐसा चेहरा आप किसी को देख नहीं पाएंगे, जो बहुत सेकुलर है, जवान है, राजनीतिक समझ बहुत बेहतर रखता है, सबको लेकर चलता है, सबको लेकर बात करता है, तमाम तरह की चीजें आपने देखी। अब मैं पिछले 2 दिनों से देख रहा हूं, 2 दिनों से मैं एक्स में देख रहा हूं। एक्स में आपको पता है सबसे ज्यादा बात जोहार मदनानी, ये जो कुरान पर शपथ ले रहा है व्यक्ति, दरअसल आप ये सोचिए, कुरान पर शपथ लेने वाली बात जो है उसको ज्यादा फैलाया जा रहा है। और तमाम ऐसे एक्स के हैंडलर हैं जो लगातार जोहार मदनानी में अपना अगला आका और पता नहीं क्या क्या देखते हैं। आपको याद हो ऐसा ही कुछ जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन में वो लोग देखते थे और जो बाइडन को लेकर लगातार प्रमोट कर रहे थे। मैं सुबह से इनकी माताजी को एक्स पर ढूंढने की कोशिश कर रहा था, 2 दिन पुरानी उनकी पोस्ट देखने की कोशिश कर रहा था। तो मुझे उनमें या उनकी पोस्ट में या फिर कहा जाए एक्स पर वो कुछ खास एक्टिव नहीं लगी, और ना ही 1-2 पोस्ट को छोड़कर उन्होंने इस बारे में कुछ डिफाइन किया। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जॉर्ज सोरोस और उसके तमाम वो लोग जो लेफ्ट गिरोह के लोग हैं, वो लगातार इसको लेकर प्रमोशन कर रहे हैं। मुझे याद है मेरे पास एक ग्रुप है, क्योंकि मैं उस विश्वविद्यालय से जुड़ा हूँ जिस विश्वविद्यालय से मीरा नायर और तीसरा सलवा मतलब ये तमाम लोग वहां पर है, खैर बहरहाल। तो उसमें मैं देख रहा हूँ 2 दिन से लगातार उस ग्रुप में जोहरा मदनानी को लेकर चीजें चल रही हैं और उसको खुदा बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि साहब उनको नया खुदा मिल गया है। लेकिन एक बात जो ओमकार सर ने कहा, देखिए इसमें ये दोनों चीजें मिल रही हैं। और
नायर के बारे में आपको बता दूं, एक ऐसी फिल्म थी जिसका मैं आज यहाँ जिक्र कर रहा हूं। फायर एक फिल्म थी, आपको याद है? आपको याद है? जी जी। एक फिल्म थी, ठीक है, शबाना आजमी बनारस में, और बनारस में हाँ, शूट होने वाली थी, उसका बड़ा जबरदस्त विरोध हुआ तो जाके कहीं विदेश में शूट की थी। नहीं, वो तो नंदिता दा। पानी की शूट होने वाली थी, उसका विरोध हुआ था। अच्छा जी। श्रीकांत जिक्र कर रहे हैं दूसरी फिल्म का, जिसमें दो हाँ महिलाएं समलैंगिक थी। हाँ हाँ हाँ, यस जी यस यस यस। जी जी जी। दरअसल आपको याद है कि उस फिल्म में जो मुख्य किरदार है, दोनों महिलाएं, वो दोनों मुस्लिम हैं, वो दोनों मुस्लिम है। और उसके बाद बवाल कटा और देश में बड़ा विरोध हुआ कि दो महिलाओं को आपने समलैंगिक दिखा दिया और तमाम तरह की चीजें हुई। उसके बाद मीरा नायर और शबाना आजमी सबने कहा कि साहब हम इसका नाम बदल देंगे, सब कुछ बदल देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी आपने देखा, आप उसकी VHS खरीद लाइए, आप उसकी CD खरीद लाइए, या फिर उसको इंटरनेट से डाउनलोड करने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे जो मूल स्टोरी है, जो बेसिक स्टोरी है, वहां पर दोनों जो महिलाएं हैं वो मुस्लिम है दरअसल। लेकिन आप जब इस फिल्म को देखेंगे तो इस फिल्म में जो दो समलैंगिक महिलाएं हैं, वो दरअसल उनका नाम हिंदू है। तो ये वामपंथ जो है, या फिर ये जो थॉट प्रोसेस है, क्या ये सेलेक्टिव हो जाता है फिल्म बनाते वक्त? देखिए, बिल्कुल सीधी बात है, क्या ये फिल्म बनाते वक्त, क्या आप सोचिए कि सीधे नाम बदल देता है? ऐसा हमने चकदे इंडिया में देखा। नेगी साहब कोच होते हैं, लेकिन जब फिल्म बनाई जाती है तो उसमें एक मुस्लिम को दिखा दिया जाता है। तो ये वामपंथ एक पुरानी बीमारी से पीड़ित है, क्योंकि वामपंथ को सर्वधर्म बड़ा पाव वाला जो है वो फिलॉसफी चाहिए। और मुझे लगता है कि अब लोग बेहतर समझ चुके हैं। इसीलिए मैं एक और बात कह रहा हूं कि दरअसल हमें इस बात से और चेतना चाहिए कि जवाहरलाल मदनानी में जो अपना खुदा देख रहे हैं और इस देश में उसको लेकर एक मूवमेंट चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक मुस्लिम क्यों नहीं हो सकता, एक प्रधानमंत्री क्यों नहीं हो सकता, और तमाम तरह की जो चीजें चल रही है, और इसके सपोर्ट में जो इकोसिस्टम खड़ा है, हमें उस पर भी बात करनी चाहिए, हमें उस पर भी अपनी निगाहें रखनी चाहिए कि आखिर ये क्या कुछ चल रहा है जी, और इसके उद्देश्य जी। क्या होते हैं, उसका परिणाम क्या होगा जी। मैं इसमें एक इसमें मैं जोड़ देता हूं। जो अभी श्रीकांत जी ने कहा कि उनके हिंदू नाम रखे गए, पता है हिंदू नाम क्या रखे गए थे? राधा और सीता। ये उस समय जी रिलीज जी। हो गई तो हो गई। आज की तारीख में अगर ये रिलीज करने की कोशिश करती तो इतना बड़ा बवाल होता, संभाले नहीं संभलता है। अच्छा सर, मैं जरा अगले विषय को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूं। सर, ट्रंप साहब तो पूरे एकदम किडनैपर की भूमिका में आ गए सर, एकदम ग्लोबल गुंडे बन गए। वेनेजुएला में घुस के वहां के प्रेसिडेंट और उनकी पत्नी का अपहरण करके उठा के ले गए, उनका कोई अता पता ही नहीं है। सर, ये तो बड़ी चिंताजनक स्थिति है कि अब क्या ट्रंप या जो जो भी ताकतवर है वो इस तरह किसी देश में घुस के किसी को भी उठा के ले जाएगा? जी। देखिए, अमेरिका का यही तौर तरीका रहा है, इसमें आश्चर्य की कोई बात है नहीं। उसकी जो दादागिरी है वो तो ऐसे ही चल रही है। जिसके देश में वो भाई, आपके और हमारे सामने अफगानिस्तान है, जिसको बर्बादी कर दिया था ना, खंडहर में तब्दीली ही कर दिया था ना। इसके अलावा आप दूसरे खाड़ी के देश देख लो, वहां पे भी क्या हाल मचा रखा था उसने। इराक का देख लो आप, क्या किया था। और जिस पर ये आरोप लगाए थे जॉर्ज बुश ने कि वो रासायनिक हथियार बना रहा है और पता नहीं पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, कोई रासायनिक हथियार मिला क्या उसके बाद? उसको आपने फांसी पर भी चढ़ा दिया। और फांसी पर क्यों चढ़ा दिया सद्दाम हुसैन को? क्योंकि जॉर्ज बुश सेकंड के बाप को उसने दौड़ा दौड़ा करके भगाया था इराक से। तो खुंदक तो पुरानी थी, 90 के दशक की थी। बाद में इराक को भी बर्बाद कर दिया और सद्दाम हुसैन को भी फांसी पर चढ़ा दिया।
तो अमेरिका का तरीका यही है। एक्चुअल में वो किसी एक देश पर कार्रवाई करता है और पूरी दुनिया को मैसेज भेजने की कोशिश करता है। वो एक नारा यहां उछाला जाता था ना कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। तो वो संदेश अमेरिका पूरी दुनिया को भेजता है किसी एक देश पर कार्रवाई करने के बाद। वेनेजुएला पर आरोप क्या लगा रहे हैं ये? साहब नशे की तस्करी कर रहा है, हमारे देश का ये अपराधी है। अब हम न्यूयॉर्क की एक अदालत में इस पर मुकदमा चलाएंगे, इसलिए हमने इसे उठाया है। कोई अंतर्राष्ट्रीय नियम कायदा कानून है या नहीं है? और असली खेल तो तेल का है। इराक में भी तेल का ही था और यहां भी तेल का है। तो इस पर अभी जरा थोड़ी सी रिपोर्ट्स आने दीजिए। इनके सारे जैसे प्याज के छिलके उतरते जाते हैं, ऐसे अभी इनके उतरने हैं। आज सबसे पहले रूस ने और कोलंबिया ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कोलंबिया तो खैर बिल्कुल उसका पड़ोसी देश है, लेकिन रूस और चीन से उम्मीद थी निकोलस को, मादुरो को, कि भाई वो किसी ना किसी रूप में उसकी मदद करेंगे। लेकिन आप देखिए कि चीन ने भी चुप्पी साध ली और रूस ने खाली एक बयान दर्ज कराया है ये कहकर के कि हम इस हमले की निंदा करते हैं और यूएन की एक आपातकालीन बैठक, सिक्योरिटी काउंसिल की एक आपातकालीन बैठक बुलाई जानी चाहिए। तो अब तो जो हो गया वो हो गया ना। अब तो वो उसको अगर उठा करके ले गया है तो उसको वापस तो वो छोड़ेगा नहीं। तो इसमें सिक्योरिटी काउंसिल या यूएन क्या कर लेगी? और यूएन ने और सिक्योरिटी काउंसिल ने इससे पहले भी क्या किया है? अलग अलग जगहों पर दुनिया के देश आपस में भिड़ते रहे, बर्बाद करते रहे एक दूसरे को। ये तो दंतहीन हाथी पाल रखा है दुनिया ने, इसके वश में कुछ नहीं है। ये कहीं ना युद्ध रुकवा सकता है, ना किसी देश को दंडित कर सकता है। सबसे बड़ा दादा जो है वो यूएन या यूएन काउंसिल नहीं बल्कि अमेरिका बना हुआ है। किसी पर भी सैंक्शन लगा देना, किसी को भी प्रतिबंधित लिस्ट में डाल देना, ब्लैक लिस्ट कर देना, किसी पर भी अटैक कर देना, किसी को भी उठा करके ले जाना। एक मुंह चल रहा है बाबा जी, देखिए वो सिरे चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा, अभी बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन एक शुरू तो हुआ है, इनके खिलाफ लामबंदी तो हुई है। ब्रिक्स अगर बढ़ गया आगे, हालांकि ब्रिक्स के ऊपर भी तमाम तरह के सवाल हैं। ये भी सवाल है कि आज तक उसका कोई हेडक्वार्टर ही नहीं है, कोई सचिवालय ही नहीं है, कहीं कोई बाबू भी नहीं बैठा हुआ उसका। तो कई तरह की कमियां हैं। लेकिन ब्रिक्स में जो देश हैं, जो ताकतें हैं, भारत है, रूस है, चीन है, ब्राजील है, ईरान भी है और करीब 80 और देश हैं जो उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, जो उसका सदस्य बनना चाहते हैं। 2026 में भारत के पास उसकी चेयरमैनी है। अब देखिए मोदी जी की सरपरस्ती में ये संगठन एक अपना आकार लेता है कि नहीं लेता है, कोई इसका सचिवालय बनता है या नहीं बनता है। और जो दुनिया की उम्मीदें हैं, जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इसमें हैं, वो अगर सब मिल गई और डॉलर के मुकाबले के लिए अगर थोड़ा आगे बढ़ गए, तो मुझे लगता है कि जो दादागिरी है अमेरिका की, वो कुछ हद तक उस पर अंकुश लगने की शुरुआत हो जाएगी। वो दादागिरी पूरी तरह खत्म हो पाएगी, इसको लेकर के तो मुझे अभी भी डाउट है जी। श्रीकांत भाई, आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले आपकी एक टिप्पणी मुझे चाहिए। मतलब रेयर अर्थ मिनरल्स, तेल पे कब्जा करने के लिए एक देश घुस जाता है और वहां के प्रेसिडेंट और उसकी पत्नी दोनों को उठा के ले जाता है।
रशिया यूक्रेन में घुस जाता है, 1/3 देश पे कब्जा कर लेता है। तो सर हम ही सबसे कमजोर हैं या हम ही सबसे शरीफ हैं या दुनिया भर में शराफत का सबसे बड़ा ठेका हम ही ने ले रखा है कि हम ही थोड़ी अपनी चिकन नेक 10-20 किलोमीटर चौड़ी नहीं कर पा रहे हैं। क्या बाबा जी आप भी क्या कहते हैं। देखिए 2014 के बाद बहुत बुफेलो नेक हो गई है। उड़ीसा, अरे उड़ी के बाद घुस गए हम, पुलवामा के बाद घुस गए हम, पहलगाम के बाद तो बहुत बुरा हाल हम कर चुके, और चिकन नेक पर भी आप बहुत जल्दी खुशखबरी सुनेंगे। जी श्रीकांत जी। चलिए श्रीकांत जी। वो मुझे लगता है राइनो नेक हो गई है, वो चिकन नेक नहीं रही है अब। आप तमाम खबरें छिटपुट पढ़िए और देखिए, मुझे लगता है दरअसल इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मैं थोड़ा पीछे नहीं जाना चाहता, न्यूयॉर्क टाइम्स के उस आर्टिकल पर नहीं जाना चाहता जो 2014 में नरेंद्र मोदी की जीत के बाद आया, मैं उस पर भी नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं सीधे सवाल एक बात आपसे पूछ रहा हूँ, और ये बात बिल्कुल बेहतर है और सही भी है। भारत अपने सामर्थ्य को संभाल रहा है, देख रहा है, बना रहा है, और जिस तरीके से भारतीय सेना या भारतीय इकोनॉमी अब मजबूत हो रही है, अपने आप को बेहतर बना रही है, और भारतीय सेना ने अपने आप को साबित किया है लगातार। आप हर एक विषम परिस्थितियों में देखिए, वो पाकिस्तान हो या चाइना हो, और खास तौर से सरकार ने जिस तरीके से धैर्यता का परिचय दिया है, समझदारी का परिचय दिया है, दरअसल आने वाला 10-20 साल जो है वो के बाद आप देखेंगे भारत एक बहुत बड़ी शक्ति के तौर पर उभर रहा है, और इस शक्ति का सामर्थ्य सभी जानते हैं। इसीलिए चाइना आपके साथ क्या कुछ कर रहा है, और चाइना आपको पता है बीजिंग में ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और 2-3 और विदेश जो है वो उन्होंने मीटिंग की है, और वो अमेरिका के खिलाफ मीटिंग हुई है। क्या कुछ हुआ है, डॉलर जो 54% पर आकर अटका है डीलिंग को लेकर, वो जिस दिन 50 का आंकड़ा छुएगा वो डाउन जाएगा, उसके बाद वो उभर नहीं पाएगा। तो कहीं ना कहीं इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो इंटरनेशनल दरोगा है अमेरिका, और एक इंटरनेशनल वजीर है रूस, रशिया, वो धीरे धीरे क्षय पर है, और भारत आगे हो रहा है। लेकिन भारत इंटरनेशनल दरोगा नहीं बनने जा रहा है। भारत दरोगा नहीं बनेगा, और ना ही भारत ऐसे सारे काम करेगा, क्योंकि भारत के दिमाग में वो सारी चीजें नहीं है। लेकिन एक बात तो क्लियर है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, कि भारत अब उभरती हुई सामरिक और आर्थिक दोनों तौर पर शक्ति बन रही है। जी, तो आज की चर्चा को अब हम यहीं समाप्त करेंगे। दर्शकों से एक निवेदन, आज के बाद प्रतिदिन बिना नागा शाम 7 बजे हमारा ये लाइव शो आपको देखने को मिलेगा। आपने आज जो स्नेह दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार। आज के इनॉग्रल शो में ओमकार सर और कुमार श्रीकांत जी पधारे। सर, ओमकार सर बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ इस शो में कुमार भाई मेरे सहयोगी रहेंगे। बाई चांस अगर कभी मैं एब्सेंट भी हो जाऊं तो एटलीस्ट कुमार श्रीकांत जी और नन्हे पहलवान ये दोनों मिलके भी इस शो को कंडक्ट कर सकते हैं। और रोजाना शाम 7 बजे हमें आपका इंतजार रहेगा, सभी दर्शकों का। नन्हे पहलवान भी हमें ये पीछे से जितने भी इनपुट्स दे रहे थे, ये नन्हे पहलवान जी ही दे रहे थे, ये पर्दे के पीछे रह के आज काम कर रहे थे। नन्हे पहलवान बहुत बहुत धन्यवाद फॉर द ब्यूटीफुल इनपुट्स। आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। ओमकार सर आपने समय दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीकांत भाई बहुत बहुत धन्यवाद। नन्हे पहलवान बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम।